नमस्कार। बीते कुछ सालों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में दर्ज होने वाले केसों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो ये बताते हैं कि मामले 2018 में जहां 44 पे थे, 2022 में 1171 तक पहुंच गए। और पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला दिया तो ये एक बार फिर खबरों में रहा। इस फैसले के मुताबिक बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफिक वीडियो देखना, उसे डाउनलोड करना, उसे अपने पास रखना सभी पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म बनाया गया। सिर्फ ऐसे वीडियो बनाना ही नहीं बल्कि उन्हें देखना, उन्हें डाउनलोड करना, इसी से शुरुआत होती है बच्चों की प्रताड़ना की। और इसका बड़ा प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन दुनिया, जहां इस तरह के खौफनाक शिकारी घूम रहे हैं जो बच्चों को साइबर स्पेस में अपना शिकार बनाते हैं। तो आज इस शो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। इसमें क्या खास बातें हैं, इससे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को कम करने में किस तरह मदद मिलेगी और क्या इसकी मदद से कभी भी ये खत्म हो पाएगा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जाने माने चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, वकील और लेखक भुवन रिभू। स्वागत है आपका। भुवन रिभू ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब भी लिखी है चाइल्ड मैरिज पे, जिसका नाम है व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन, टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज। और आज की बातचीत के लिए ये सबसे अहम है क्योंकि भुवन रिभू ने ही सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन शोषण से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। तो भुवन जी, सबसे पहले ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ऑनलाइन बहुत होता है, उसी से रास्ता खुलता है पूरे साइबर स्पेस में एक्सप्लॉयटेशन का। तो क्या इस फैसले के बाद हम एक मजबूत ढांचा खड़ा कर पाएंगे जिससे हम सुरक्षित करें इस साइबर स्पेस को? ये फैसला न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नज़ीर है, एक प्रेसिडेंट है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहना कि जब भी किसी बच्चे का कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई फिल्म, कोई फोटोग्राफ किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्ट की तरह देखी जाएगी, ढूंढी जाएगी, उसको डाउनलोड किया जाएगा, उसे सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये एक नई चीज़ है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल। ये नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी सबसे पहले, जो पोर्नोग्राफी की अवधारणा को पूरी दुनिया में बदलता है कि ये बच्चे का अगर है तो अपने आप में शोषण है, नंबर एक। दूसरा, इंटेंट को खत्म कर दिया गया। आप बच्चे का अगर शोषण का वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी बच्चे के बलात्कार की डिमांड को क्रिएट करते हैं। वो बच्चे का वीडियो नहीं है, वो एक बच्चे का बलात्कार है जी। आप एक बच्चे के रेप को अगर प्रमोट करते हैं तो आप इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। इसमें इंटेंट नहीं चलेगी कि आप सर्कुलेट कर रहे थे या बेच रहे थे, ये सब नहीं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसा अपराध है जिससे कोई बच्चा सुरक्षित नहीं है जी। हर बच्चा किसी के भी घर में हो, अगर वो इंटरनेट पे है तो फोन के माध्यम से वो किससे बात कर रहा है, किस तरह की चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, उसे क्या दिखाया जा रहा है, कौन उसे एंटाइस कर रहा है, ट्रैफिकिंग का शिकार बना रहा है, छोटी बच्चियों को शादी का लालच देके कौन लेके जा रहा है, कौन बच्चियों से या बच्चों से अपने वीडियो बनवा रहा है और इसे पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है जी। ये तमाम चीजें इंटरमीडियरीज को भी पता होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि एक इंटरमीडियरी को सोशल मीडिया कंपनी को पता है तो उसे भारत में पुलिस को ये रिपोर्ट करना ही पड़ेगा जी। जैसा आपने बताया कि चूंकि परिभाषा ही बदली तो एक पैराडाइम शिफ्ट है और जो पहले अपराध नहीं था वो अब अपराध बनता है। तो आपने इसके खिलाफ जो लड़ाई शुरू की, याचिका दायर की, उसके पीछे वजह क्या थी? आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया इस याचिका को दायर करने के लिए? बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के बलात्कार को लेके इस पे हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इस साल की शुरू में एक अखबार के फ्रंट पेज पे खबर छपी कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया, उसके खिलाफ एफआईआर क्वॉश कर दी, जो कि बच्चों के इस तरह के वीडियो को ढूंढ रहा था, जिसके खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, भारत सरकार ने जिसको आइडेंटिफाई किया, जिसको अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किया, ये इंटेलिजेंस और इस आदमी का आईपी एड्रेस शेयर किया गया लोकल तमिलनाडु पुलिस के साथ। तमिलनाडु पुलिस ने इस पे कार्रवाई की और माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी इस फैसले में इसको बाइज्जत बरी कर दिया। एक बच्चे का बलात्कार हो रहा है,
एक आदमी उस बलात्कार को और ज्यादा उकसा रहा है, उसको ढूंढ रहा है, उसके पैसे दे रहा है, उसको डाउनलोड कर रहा है। वो व्यक्ति जो कि लगातार इस तरह के वीडियोस ढूंढ रहा है, अगर वो अपराधी नहीं है तो फिर अपराधी कौन है? इसको बाइज्जत बरी करना न केवल बच्चों के खिलाफ हर कानून के लिए एक धब्बा था, बल्कि अगर हम बच्चों की सुरक्षा की बात करना चाहते हैं तो अगर आप इसको छोड़ देते हैं और अखबार के फ्रंट पेज पे ये छपता है कि ये अपराध नहीं है, तो आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरह के अपराध को बढ़ावा देके हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वो भारत का न केवल हर बच्चे को असुरक्षित बनाएगा, बल्कि विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रोड़ा बनेगा। तो अगर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो देश का विकास नहीं हो सकता। ये सोच के हमने सोचा कि इसके खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। तो हमने एक जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाया। पूरे देश के 175 से ज़्यादा संगठनों को साथ लेके हमने एक ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें 5 संगठन आगे आए। उस ट्रस्ट के माध्यम से हमने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की। ये सुप्रीम कोर्ट का एक इसलिए भी ऐतिहासिक कदम है क्योंकि ये फैसला मद्रास हाई कोर्ट का आया जनवरी में। फरवरी में इसके खिलाफ हमने तुरंत तैयारी करके याचिका दी। मार्च में इसकी सुनवाई हुई और 6 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इसकी सुनवाई समाप्त की, बल्कि इस पे फैसला दे दिया। इसकी जो लीगल लड़ाई थी वो भी बहुत अनोखी रही कि कैसे इस मामले को यहाँ पहुँचाया जाए। इस फैसले में भुवन जी एक अहम सुझाव है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल है CSEAM, उसके बीच फ़र्क करना, क्योंकि जो CSEAM है वो इस तरह के घिनौने अपराध का जो दायरा है उसको बहुत बेहतर तरीके से और सामने लाता है। तो वो है क्या, ये जो फ़र्क है दोनों में? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोर्नोग्राफी की जब बात की जाती है तो लोगों के मन में ये विचार आता है कि ये एक बड़ों की आदत है, कोई देखना चाहता है, कोई उसको इंडल्जेंस की तरह देख रहा है जी। लेकिन जैसे ही ये बच्चा इसमें आ जाता है वो अपने आप में शोषण है। और न केवल शोषण वो एक बार है जो कि बच्चे का रेप हो रहा है, जितनी बार वो वीडियो सर्कुलेट होता है, जितनी बार वो डाउनलोड होता है, जितनी बार वो ढूंढा जाता है, उतनी बार उस बच्चे का शोषण लगातार होता है। जी। और ये एक ऐसा अपराध है जो कि परपेचुइटी में है, क्योंकि एक बार आपने वीडियो बना के अगर ऑनलाइन डाल दिया तो हमेशा के लिए आ गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चे का वीडियो पोर्नोग्राफी हो ही नहीं सकता, ये अपने आप में शोषण है अगर इस तरह का सेक्सुअल एक्ट करते हुए बच्चे को दिखाया जा रहा है तो उन्होंने कहा चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल, यानी बच्चे का जो भी इस तरह का शोषण करने का मटेरियल है, चाहे ऑडियो फाइल, चाहे फोटोग्राफ, चाहे वीडियो, चाहे कुछ और, ये जो है पोर्नोग्राफी के साथ इसको तुलना नहीं की जानी चाहिए। ठीक है। तो ये बिल्कुल अपराध है सीधे सीधे, इसको आप पोर्नोग्राफी से इसकी तुलना नहीं कर सकते। और इस फैसले के विस्तार में जाएं तो बहुत सारी परतें हैं। एक नियत की बात होती है कि पोर्नोग्राफिक सामग्री को रखना जो है वो अपराध है, स्टोर करना, उसे आगे बढ़ाना जो पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं था। तो अब इससे जो है चीज़ें किस तरह से बदलेंगी ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। दरअसल ये अपराध तो था, स्टोर करना ये अपराध था, फॉरवर्ड करना, स्टोर करना, डाउनलोड करना, सीक करना, ढूंढना और इसको सर्कुलेट करना, बेचना, सब अपराध था। समस्या ये है कि हम बच्चों के शोषण को, बच्चों के बलात्कार को, बच्चों के अब्यूज को मैकेनिकल दृष्टिकोण से एक स्पेसिफिक कानून के तहत नहीं देख सकते जी। कानून को अनुपालन कानून का बहुत जरूरी है, लेकिन न्याय की लेंस के साथ होना चाहिए, न्याय की सोच, न्याय की दृष्टिकोण से होना चाहिए। यहाँ क्या था, पॉक्सो का सेक्शन 15 कह रहा है यदि आप स्टोर करते हो तो अपराधी हो। सेक्शन 2 कह रहा है 15(2) स्टोर करके अगर सर्कुलेट करते हो तो उससे बड़े अपराधी हो। सेक्शन 15(3) कहता है सर्कुलेट करके, स्टोर करके बेचते हो तो उससे बड़े अपराधी हो। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि आप चूंकि इसको सर्कुलेट नहीं कर रहे थे तो आप अपराधी नहीं हो। ये नहीं है कि आप जो है सेक्शन 15(2) पढ़ रहे हो तो सेक्शन 15(1) खत्म हो गया। ये नहीं है कि भारत का IT एक्ट सेक्शन 67B जो ये कहता है कि ढूंढना ही अपराध है। आपने अगर कानून की को केवल उतने से एक दृष्टिकोण से देखा
कि जो ये एक सेक्शन है इसमें अपराध है कि नहीं है, इसके अलावा नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। तो कानून अगर 4 हैं तो चारों को पढ़ो, और यदि एक जगह नहीं है कानून तो उस कानून की उस तरह से परिभाषा दो। तो इससे एक बड़ी बात ये हुई कि ये क्लियर हो गई सबको बात कि कुछ भी करना इससे जुड़ा, डाउनलोड है, फॉरवर्ड है, देखना है, सब अपराध हैं, ये समझ में आ जाता है जनरल। बिल्कुल। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इंटरमीडियरीज की बात की, तो जो कंपनीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनके लिए इसे लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है, क्या असर पड़ेगा उन पे? ये जो भी बिजनेस करता है भारत में, चाहे भारतीय कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है, और अब उसकी कानूनी जिम्मेदारी है कि अगर उसके प्लेटफॉर्म पे किसी बच्चे का शोषण हो रहा है तो वो यहाँ पे इसको रिपोर्ट करे। जी। ये सभी इंटरमीडियरी कंपनीज अमेरिका में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिपोर्ट करती हैं। वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका का भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये सारी फाइलें शेयर करता है। जी। भारत के पहले एनसीआरबी को करता था, अब इंडिया साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, वो सर्कुलेट करता है पुलिस को, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। ये सिस्टम बना हुआ है। ये इसका अर्थ ये है सीधा सीधा कि ये इंटरमीडियरी कंपनीज के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा। इनके पास वेयरविदॉल है। ये जो है अमेरिका में बैठे एक कंपनी को अगर रिपोर्ट कर सकते हैं तो ये भारत के भी सरकार को, पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। जहां पे कानून सख्त है वहां पे तो आप रिपोर्ट कर रहे हो। भारत में आज कानून बन गया है और ये भारत में रिपोर्ट इसलिए करना इनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन इसके जो फॉरेंसिक लैब हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भारत को अभी और ज्यादा उस पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो भुवन जी, इसकी जो सजा है, ये अपराध है, तो ये सजा कितनी है अलग अलग कानूनों में? ये सजा जो पॉक्सो के अंदर है वो तो कम है, लेकिन आईटी एक्ट में ढूंढना, सर्च करना, डाउनलोड करना, कलेक्ट करना, इसकी सजा 5 साल तक है और 5 लाख रुपए तक इसमें जुर्माना किया जा सकता है। तो ये सोचना जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा इसको गंभीर अपराध मानते हुए, इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में रखते हुए इनको सजा दी जाए। और ये सजा न केवल उस व्यक्ति की है जो कि खुद डाउनलोड कर रहा है, बल्कि वो व्यक्ति जो रिपोर्ट नहीं कर रहा वो भी बराबर का भागीदारी है। अगर इस तरह के ग्रुप में कोई शामिल है और ये कहता है कि मेरे पास तो ग्रुप में किसी ने फॉरवर्ड कर दिया था, सबकी बराबर और सामूहिक जिम्मेदारी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी आप ग्रुप में शामिल हैं जहां पर ऐसे मटेरियल फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और आप उसे रिपोर्ट नहीं करते, तो ये भी सजा है। तो सावधान रहना इसके लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए सबक है जी। तो अब ये लोग कहाँ शिकायत करें? अगर किसी ने शिकायत देखा, सीधा लोकल पुलिस को करें, 112 पे करें, 100 को करें। शिकायत सीधा एनसीपीसीआर को कर सकते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइबर क्राइम डिवीजन है पूरा, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उस पे सीधी रिपोर्ट की जा सकती है। ये जरूर है कि जहां एक तरफ कानून बन गया है वहां पुलिस के लिए भी ये मैंडेट होना चाहिए कि यदि आपके पास इस तरह की शिकायत आई तो आप तुरंत एफआईआर में कन्वर्ट करके उस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस उसे गंभीरता से ले और पुलिस उसे गंभीरता से ले। जी। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो भारत का मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस का जो पूरा ये सारा काम करता है, मेटी की इंटरमीडियरीज को लेके स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि हर राज्य सरकार इस तरह के सरकारी एजेंसीज को नॉमिनेट कर सकती है, डेजिग्नेट कर सकती है, जो यदि इंटरमीडियरीज को कहेंगे कि इस तरह के वीडियो को टेक डाउन करो तो उन्हें तुरंत करना पड़ेगा। तो इस पूरे विषम जो पूरा इसका माया जाल है, इसको सिंप्लीफाई करके देखने की जरूरत है। कंप्लेंट करना समाज की, आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो इस जिम्मेदारी पे भी बात करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस खास शो में और जानेंगे कि किस तरह से बच्चों के आसपास की जो दुनिया है उसे संवेदनशील बनाएं, उनको जागरूक बनाएं और हमारी क्या जिम्मेदारी है। इस ब्रेक के बाद इस खास शो में बात कर रहे हैं हम यौन शोषण की, बच्चों के यौन शोषण की, उनके एक्सप्लॉयटेशन की, क्योंकि अब जो डिजिटल दुनिया है इसमें 4 से 6 साल के छोटे छोटे बच्चे भी इस दुनिया का हिस्सा हैं, इस डिजिटल स्पेस के हिस्सा हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को इस बात के लिए और संवेदनशील बनाया जाए कि किस तरह से
वो आसपास का जो उनका घेरा है उसे सुरक्षित बनाएं। एक तो ये है, और उस घेरे में बच्चों के आसपास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो इन लोगों को और जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो बच्चों को खुद कंपलसरी सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। कोई यदि उनको अप्रोच करता है इस तरह की साइबर दुनिया बिल्कुल में, छोटे से शुरू बिल्कुल छोटे से शुरू होता है, और जो ये इस तरह के क्रिमिनल हैं ये देख ही नहीं रहे कि वो बच्चे की उम्र क्या है, तो जो ऑनलाइन है वो असुरक्षित है। जी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बहुत ही खास तौर पे कि बच्चे के बाद परिवारों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से अपने बच्चों को भी बताएं और ये देखें कि वो किससे बात कर रहे हैं, कितनी बात कर रहे हैं, और ये अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो उसे रिपोर्ट करें तुरंत। तीसरी जिम्मेदारी न केवल उस समाज की है जिसमें वो रह रहे हैं, बल्कि हम सब की है। अगर इस तरह लोग ढूंढ रहे हैं तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं ढूंढ रहे, वो एक बच्चे के बलात्कार को जन्म दे रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस सब के बाद ये है कि जहां 50 लाख ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत को भेजी हैं इस तरह की कंप्लेंट, वहाँ पे यदि हम 40 या 1000 केसों की बात करते हैं तो वो एक न के बराबर संख्या है। जब बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो जो इस तरह के क्रिमिनल हैं उस क्रिमिनल को भी आइडेंटिफाई करके तभी पकड़ा जा सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस इस पे कार्रवाई करे और तुरंत करे। तो सही और गलत का फैसला तो समाज में कानून से ही होगा। आज ये तय हो गया, तो सबकी जिम्मेदारी नैतिक भी है और कानूनी भी। ये खास बात जी। तो जो आपने समाज की जिम्मेदारी की बात की है, तो इसमें सुझाव है इस फैसले में भी कि ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है, सब लोगों की है। इसके क्या मतलब हैं? हम सब इस अपराध को रोकने के लिए मिलकर क्या कदम उठा सकते हैं? कैसे इसको हम ख़त्म करने के लिए कैसे सजग बने? क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं? बच्चों को सबसे पहले ये बताएं कि ये जो है अपनी तरफ से इस तरह का कंटेंट क्रिएट मत करो। कई बार नासमझी में, उम्र में बच्चों को पता नहीं होता कि जो दूसरी तरफ बैठा है वो कौन है, उसकी उम्र क्या है, वो लड़का है, लड़की है, कोई और है, ये तो आइडेंटिफाइड नहीं है। दूसरा, अगर कई बार कभी किसी प्रेम संबंध में कोई बच्चा या कोई लड़की भी अपने इस तरह के फ़ोटो या वीडियो शेयर कर लेती है, तो वो फ़ोटो या वीडियो उस वक्त के लिए शेयर किए गए हैं एक आदमी के साथ या एक दूसरे बच्चे के साथ एक नासमझी में। लेकिन वो ये नहीं जान रही या समझ रही, या वो बच्चा ये नहीं जान रहा समझ रहा कि ये कालांतर तक अब ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा है, अब ये वापस नहीं खींचा जा सकता। परसों उनके बीच में कोई मनमुटाव हो गया और उन्होंने सर्कुलेट कर दिया, उन्होंने बेच दिया। ये बच्चों को समझाना ज़रूरी है, ये बच्चों को समझाना ज़रूरी है। एक दूसरा, इस तरह के बच्चों के वीडियो बिक रहे हैं 50-50 रुपए में। ये टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं। ये ऐसी दुनिया है जो हमारे आपके बीच में है। अपराधी की जगह काउंसलिंग तभी होगी जब वो काउंसलिंग जेल में होगी। अपराधी की पहली जगह जेल है, वहां पे करिए जो करना है। तो अपराध को अपराध की तरह ट्रीट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम बच्चे को ये नहीं कह सकते तू गलत है। बच्चा यदि आके किसी माँ बाप के पास ये कहता है, अपने स्कूल में कहता है, अपने कलीग्स को कहता है, अपने दोस्तों को कहता है, टीचरों को कहता है, तो ये कि मेरे साथ इस तरह हो रहा है, तो बच्चा कभी गलत नहीं है। गलती हमेशा दूसरी तरफ के आदमी की है। एक दूसरा, जो सिस्टम इसको टेक डाउन करने का है उसे ताकतवर बनाना जरूरी है। फॉरेंसिक लैब्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये एक नए किस्म के अपराध हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल जरूरी है। और जितने लोग इसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं इस तरह के आईपी एड्रेसेस, वो सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स में उनका नाम जाना चाहिए। कहीं किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में, किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में उन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह की जगहों पे ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि कोई इस तरह का पीडोफाइल, इस तरह का प्रेडेटर कभी काम ना कर पाए, बच्चों की एक्सेस ना हो। और अंततः पूरी दुनिया में एक इस बॉर्डरलेस क्राइम को खत्म करने के लिए बॉर्डरलेस रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और सरकारें इंटेलिजेंस शेयर करें, और अपराधी कहीं पे भी हो
एक दूसरे के साथ उसको आइडेंटिफाई करके अपराधी को पकड़ें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का बलात्कार किसी और देश में होगा और उसको बढ़ावा देने वाला आदमी किसी और देश में होगा। तो ये बहुत साफ है कि ये अपराध है और ये घोर अपराध है, इसकी सजा होगी। और यही अपने आप में शुरुआत है कि अगर अपराध ये सजा इसकी मिलने लगी और अगर हम ठीक तरह से इसे लागू कर पाए तो एक डर पैदा होगा और इन चीज़ों पर रोक लगेगी। बहुत धन्यवाद आपका भुवन रिपु जी, इन बातों को साफ करने के लिए और हम सब लोग एक समाज के तौर पे कैसे इसे रोक सकते हैं ये जानने के लिए। धन्यवाद।